अच्छा, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर वो हमें क्या कहता है कि एक आपके पास ट्राइंगल आ रहा है ए बी सी, और इसके अंदर हमने क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट पी बी। तो जो पी बी आ रहा है ना वो हमने कैलकुलेट करना है, एंड दिस इज़ आर पी बी। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले इसमें इंट्यूशन ये हो सकती है हमारी कि हमारे पास ना एक ये 90 का एंगल है और एक ये 40 डिग्रीज़ वाला एंगल है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे एंगल ए बी सी को देखूँ ना, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे एंगल ए बी सी को ना मैं सेपरेट आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख लिया ए बी एंड देन सी, ठीक है। और मुझे पता है ए बी सी में ये वाला एंगल मेरा 90 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल मेरा 40 है, ठीक है। दिस इज़ 40। तो अगर ये 40 है, ये 90 है, तो मैं ये वाला पूरा एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ। और ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस 40 माइनस 90 विच शुड बी इक्वल्स टू 50। तो ये वाला मेरे पास आ गया 50, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरे पास हाइपोटेनस कौन है, बेस कौन है, एंड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट साइड मेरे पास ये है, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो मेरे पास बन रहा है वो ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और बिल्कुल जो नीचे मेरे पास बन रहा है वो बेस हो जाएगी, और बेस की वैल्यू 10 है। और मैं करना क्या चाहता हूँ कि अगर तो मैं यहाँ पर इसका ए बी कैलकुलेट कर लूँ पूरा। अच्छा, ए बी मैंने कैलकुलेट कर ली। वैसे वैसे ये वाला आसान है आई थिंक। पी बी कैलकुलेट करना ना, पी बी इज़ आई थिंक वेरी इजी। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पे लग सकती है। चलो ये खैर बहुत आसान है ये, आई थिंक इसमें इस पार्ट में भी ये नहीं करना, शायद किसी और पार्ट में करना, बट अभी फॉर नाउ स्किप दिस। पी बी इज़ वेरी इजी। पी बी में आपने क्या करना, आप एक छोटा वाला जो ट्राइंगल है ना, इसको बस आप कंसिडर करो और इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा लो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बस ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हो। आवाज़ नहीं आ रही आपके पास स्क्रीन शेयर, ओके थैंक यू आदि। अच्छा चलो खैर चलो कोई मसला नहीं है, वो मैंने ना वैसे लॉन्ग स्टेप करवा दिया था। चलो इसको देखो, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ना पी बी कैलकुलेट करनी है। तो ये आपके पास ट्राइंगल है एंड यू हैव टू कैलकुलेट पी बी फ्रॉम हेयर। तो आप क्या करो, आप ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना, इसमें से आपने पी बी कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करो, आप इस एंगल को यहाँ पे बना लो। इसको मैं आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ मैंने इसको सेपरेट करके यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये मैंने कर दिया। यहाँ पर आपके पास हो गया 20, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया पी, ठीक है। और ये आपके पास है 90 डिग्रीज़ का एंगल। आपने क्या करना है, पी बी कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करो हाइपोटेनस क्या है। हाइपोटेनस ये हो जाएगा, एंड देन बिल्कुल जो इसके ऑपोजिट वाला आपके पास एंगल बन रहा है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये एडजेसेंट बेस हो जाएगा। एंड यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट पी बी विच इज़ योर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपके पास है, बेस आपके पास है विच इज़ 10, ठीक है। तो यू हैव बेस एंड यू नीड टू कैलकुलेट परपेंडिकुलर। तो यू नीड बेस एंड परपेंडिकुलर एट द सेम टाइम। तो इसके लिए हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे किया था वो क्या था, ये था बेस ओवर परपेंडिकुलर tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो बस आप। तो आप यहाँ पे लिख दो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड थीटा में आपके पास आ जाएगा tan 20, और जो परपेंडिकुलर है वो आपका पी बी है बेसिकली। तो यहाँ पे पी बी हो गया, एंड देन बेस आपका है 10 है, तो 10 इंटू tan 20 करो, आपके पास पी बी की यहाँ पे वैल्यू आ जानी चाहिए। और जो पी बी की वैल्यू होगी ना आपके पास हो जाएगी tan 20 इंटू 10, एंड इट शुड बी 3.64। तो ये जो है ना, ये आपके पास हो जाएगा 3.64, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आती है? किसी को इसमें कोई मसला हो या प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो, ठीक है। तो इस तरह करके ना आपने पी बी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब वो क्या कहते हैं, अब वो यहाँ पे कहते हैं कि यू हैव टू कैलकुलेट ए पी आपने कैलकुलेट करना है। अब अगर आपने ए पी कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे अब आपके पास लॉजिक पता क्या हो सकती है, पहले थोड़ा सा ना दिमाग लगा के मेरे साथ लॉजिक समझनी है। इफ़ यू नीड टू कैलकुलेट ए पी, हाउ अबाउट यू डू फॉर ए पी, आप कहो ए पी के लिए आप सबसे पहले ए बी कैलकुलेट कर लो, जो कि पूरी की पूरी लेंथ है। ए बी पूरी की पूरी लेंथ कर लो कैलकुलेट। ये जो आपके पास ए बी बन रही है यहाँ पे, पहले ये वाली लेंथ निकालो और इसको माइनस कर दो आप जो आपने यहाँ पे पी बी कैलकुलेट किया है उसमें से। पी बी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो उसको पी बी में से माइनस कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे ए पी निकल के आ जाएगा। तो ये आपके पास लॉजिक बनेगी। अब हाउ डू यू कैलकुलेट ए बी? ए बी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आप ना इस तरह का यहाँ पे जो ट्राइंगल है ना, ऐसे करके आप बना लो, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट भी करता हूँ, एक मिनट। इस तरह करके आपने क्या करना है, आपने एक पूरा यहाँ पे ट्राइंगल बना लेना है टू कैलकुलेट ए बी, ठीक है। बिकॉज अगर यहाँ पे आप देखो, ये जो पूरा का पूरा आपके पास ट्राइंगल बन रहा है ना, जो कि
इस तरह करके बन रहा है, यहाँ से आपके पास शुरू हो रहा है और यहाँ पे जाता है एंड देन यहाँ पे जाता है, तो ये आपके पास पूरा का पूरा ना यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। तो यही आपने क्या करना है, आपने यही कैलकुलेट करना है। तो इसको आपने यहाँ पे बना दिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ ए बी, और इसमें अगर आपने देखा बेस आपके पास ये है, हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है। तो अगर आपने ए बी कैलकुलेट करना है तो आई थिंक बेस है आपके पास परपेंडिकुलर, tan थीटा ही लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आप उसको ऐसे ही कर लो, आप यहाँ पे लिखो tan एंड देन 50 आ रहा है, tan 50 इक्वल्स टू ए बी, मतलब परपेंडिकुलर ओवर आपके पास बेस है 10, तो ए बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी tan 50 इंटू 10 एंड इट शुड बी 11.92 समथिंग। तो ये जो है ना ये आपके पास हो जाएगी 11.92 सेंटीमीटर समथिंग हो जाएगी, ये आ गई। अब आपने क्या करना है, आपके पास ए पी निकालना है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ए पी आपने क्या करना है, आपको मैंने बताया था यहाँ पे क्या करना है, ए पी कैलकुलेट करनी है, ए बी में से आप माइनस कर दो यहाँ पे पी बी। अच्छा एक मिनट, tan 40 नहीं, ये जो होगा ना हमारे पास tan 50 होगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ना ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमने देखा है, ये वाला आपके पास 40 था, दिस वाज 90, तो आपने क्या किया 90 प्लस 40 एंड देन इसको माइनस कर दिया 180 में से, तो आपके पास यहाँ पे 50 आता है। आपने ये वाला एंगल देख के आपने कैलकुलेट किया, तो अगर ये वाला एंगल देखते हो ना तो इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर जो है वो ये बन रहा है, और इसका जो बिल्कुल एडजेसेंट है वो ये बन रहा है। तो मैंने ये वाला एंगल कंसिडर किया। अगर आप 40 वाला एंगल कंसिडर करते हैं ना, तो अगर आप 40 वाले एंगल को देखो तो उसका जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो ये बनना था, और उसकी जो बेस है वो ये बननी थी, हाइपोटेनस सेम ही रहनी थी, ठीक है। तो इसमें आपके पास परपेंडिकुलर ये आ रहा है, बेस ही आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास हो सकता था tan 40 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, अब आपके पास ये बन गया 10 एंड देन ओवर आपके पास आ जाता ए बी। तो अगर tan 40 आप लेते तो आपके पास ऐसे होना था, ठीक है। लाइक यू कुड हैव डन इट विद tan 40 एज वेल, बट थोड़ी सी इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाती, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू 10 ओवर tan 40, तो लाइक यू कुड हैव डन इट इन एनी वे। हमारा समझ आया? ठीक है, तो इस तरह करके भी आप कर सकते थे इसको, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो देख लेना वट एवर वर्क्स फॉर यू गाइस। आई थिंक ये वाला ज़्यादा आसान था, लेकिन चलो ये मैंने 50 निकाल लिया, तो ऐसे भी कर सकते हो, एक ही एक्स्ट्रा स्टेप है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा ए पी हो गया, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें से ए बी को, ए बी टोटल लेंथ में से आप क्या कर दो, आप ऊपर मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है, पी बी को माइनस करना है, टोटल ए बी में से पी बी को माइनस करो, ए पी आ जाएगा। तो पी बी आपके पास यहाँ पर आया था 3.64, तो यहाँ पे इसको 3.64 में से माइनस करो और बताओगे क्या वैल्यू आती है, 11.92 माइनस 3.64 एंड आई थिंक इट शुड बी 8.3 समथिंग। तो इसका जो आंसर है ना वो आपके पास हो जाएगा 8.3 सेंटीमीटर्स। तो दैट बी योर आंसर। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आती है कि नहीं, कोई इसमें कन्फ्यूजन हो, कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। हादी, अब्दुल्ला, इब्राहिम, हुज़ैफा, क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, लेट मी सी। अच्छा यहाँ पे अब वो हमें क्या कहते हैं कि द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल पी बी सी, हमने क्या करना है, हमने पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल पी बी सी कैलकुलेट करना है। तो ये है पी बी सी, तो पी बी सी वाला मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो इसी को मैं लेकर आता हूँ और मैं इसको ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसका मैंने पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है एक्सटर्नल लेंथ। तो मतलब मेरे पास बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब जो इसके मेरे पास परपेंडिकुलर है पी बी, वो तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, 3.64 था, पहले पार्ट में किया था। एंड देन बेस इसकी होगी 10 एंड आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट हाइपोटेनस। तो इसमें मैं पाइथागोरस भी यूज़ कर सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज़ कर सकता हूँ, आई फैंसी पाइथागोरस, ठीक है। तो हम पाइथागोरस यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास फिर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर and it should be 3.64 square plus 10 square and then hypotenuse square, ठीक है। तो अब एज को हम यहाँ पे लेकर आते हैं एंड देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3.64 स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10 स्क्वायर। तो देखते हैं हाइपोटेनस की क्या वैल्यू आती है, 3.64 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एंड देन डिवाइड √2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10.64। तो यहाँ पे अब टोटल पेरीमीटर आपके पास आ सकता है। तो आप कह दो जो पेरीमीटर है इसका वो क्या हो जाएगा, बल्कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, ऐड कर देते हैं हम इसको। तो पेरीमीटर इसका हो जाएगा 10 प्लस 10.64 एंड देन प्लस 3.64। मैंने ऐसे लिखा है, आप लोग इसको प्रॉपर ऐड करके लिख देना, ठीक है, जो भी फाइनल वैल्यू आ रही होगी। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आती है? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो।
अब्दुल्ला इब्राहिम हादी हुज़ैफ़ा क्लियर ओके। अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाले दो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इनको आप एज अ होमवर्क अटैम्प्ट कर लेना, हम फिर इनको ना नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यू कैन डू दिस। अच्छा इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसका आंसर चलो मैं आंसर लिखा रहने देता हूँ, लेकिन इसको आप लोग ना वेरीफाई कर लेना। इसका भी आंसर आई थिंक 6 आ रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसको भी आप लोग दोबारा अटैम्प्ट कर लेना, मैं PDF भेज दूँगा, आंसर मैंने लिख दिया है, आप लोग की वो अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है, ताकि अगर कोई गलत हो तो आप चेंज कर लो, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन होंगे, ये आप ऐसा होमवर्क अटैम्प्ट कर लेना, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने ये चीज़ कर ली है, अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमारे पास आता है साइन रूल आता है, ठीक है। अब साइन रूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो हमारे पास ये होता है, साइन A ओवर A इक्वल्स टू साइन B ओवर B इक्वल्स टू साइन C ओवर C। अब ये जो साइन A आपके पास आ रहा है ना, इसके ऊपर यहाँ पे हैट आएगी, हैट क्यों आएगी, बिकॉज ये एंगल होता है, ठीक है। ये जो मैंने साइन C लिखा है ना, ये C का एंगल है, ठीक है। और इसमें से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, यू नीड टू नो एटलीस्ट 2 मोस्ट फ्रैक्शंस, मतलब इनमें से 2 फ्रैक्शंस आपको पता होनी चाहिए, फिर ही आपका कुछ हो सकता है। मतलब लेट्स सपोज अगर आपके पास आ रहा है A की वैल्यू आपके पास 20 है, एंड देन A की वैल्यू आपके पास 10 है, एंड देन B की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है और B0 की वैल्यू आपके पास है 10 है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हो अपना, साइन A ओवर A इक्वल्स टू साइन B ओवर B, और इसमें साइन A में आप लिख दो साइन 20 ओवर 10 और इक्वल्स टू आप यहाँ पे लिख दो साइन B0 की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास हो जाएगी 10, और नीचे डिवाइड बाय B आपने कैलकुलेट करना है। तो अब आपके पास 3 चीज़ें आ रही हैं, चौथी चीज़ फाइंड करनी है, तो आई अज्यूम कि आप लोग इंटेलिजेंट इनफ हो टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इस तरह आपने करना है। तो एटलीस्ट यहाँ पे ना 2 मोस्ट फ्रैक्शंस तो आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू नीड टू वर्क विद दिस। और हमेशा कभी भी एक पूरा का पूरा 3 फार्मूलाज नहीं लगते यहाँ पे हमेशा 2 फार्मूलाज लगते हैं, या तो आप साइन B ओवर B इक्वल टू साइन C ओवर C कर लो, या आप साइन C ओवर C इक्वल टू साइन A ओवर A कर लो, या आप साइन A ओवर A इक्वल टू साइन B ओवर B कर लो। इस तरह की आपके पास ना 2 पेयर्स बनते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने 3 इससे लिखा हुआ है आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास। बाकी इसमें हम ये वाला एक जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है। अब अगर आपके पास ऐसा कोई ट्राइंगल आ रहा है ना जिसके अंदर इस तरह की ओरिएंटेशन बनी हुई है, तो बेसिकली ये वाला जो आपके पास साइड है ना, ये आपके पास है B, ये आपके पास एंगल ऑफ B है, जो ये वाला एंगल आ रहा है ये है एंगल ऑफ B, और ये है एंगल ऑफ A, और ये है एंगल ऑफ C, ठीक है। और C के एंगल के बिल्कुल जो ऑपोजिट आपके पास चीज़ आती है ना, वो होती है स्मॉल c की लेंथ, और जो B के ऑपोजिट आपके पास लाइन आ रही है वो होती है स्मॉल b, मतलब लेंथ, ठीक है। और फिर जो आपके पास बिल्कुल A के ऑपोजिट जो लाइन आ रही है वो होता है स्मॉल a, मतलब A की लेंथ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल अगर दूँ इसकी कोई, तो आई कैन से, अच्छा मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो आपके पास A है ना, A इज़ लेट्स सपोज A की वैल्यू आपके पास है 10 और इसकी वैल्यू आपके पास है, चलो खैर एक ना पास्ट पेपर का क्वेश्चन आप लोग करवाता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, इसको हम मिटाते हैं, 11.4 आंसर है, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये वाला एक सवाल आ रहा है साइन रूल का, और इसमें वो हमें क्या कहता है, इसमें वो हमें कहता है कि आपके पास ना इन दी डायग्राम BD जो है वो इक्वल्स टू है 17, एंड देन CD जो है वो आपके पास है 10, एंड देन BC जो है वो इक्वल्स टू है 9, और जो आपके पास BAD है वो इक्वल्स टू है 1114, एंड देन ABD जो है वो इक्वल्स टू है 38, सही है। अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करनी है AD, ठीक है। अब AD आपके पास क्या होगा, आपके पास पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके पास A का एंगल क्या है, आपने यहाँ पे ना साइन रूल लगाना है। अच्छा साइन रूल पता है कब लगता है, साइन रूल लगता है यहाँ पे है जब आपके पास 2 साइड्स हो, एक एंगल हो, या आपके पास आइदर आपके पास यहाँ पे 2 एंगल्स हो, मतलब एक ये वाला एंगल हो, एक ये वाला एंगल हो, और एक साइड हो, 2 एंगल्स 1 साइड, तब साइन रूल लगता है। या आपके पास क्या हो, आपके पास 2 साइड्स हो, एक एंगल हो, तब साइन रूल लग सकता है। तो इस तरह करके दो एंगल्स, एक साइड, 2 साइड, एक एंगल, तो इन 2 केसेस में ना आपके पास साइन रूल लगता है। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास ये जो ट्राइंगल आ रहा है ABD वाला, ठीक है, ABD वाला कौन सा ट्राइंगल है,
एंड देन डी, ये वाला ट्राइंगल है। तो इसमें आपके पास दो एंगल्स आ रहे हैं, एक साइड आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास आइडेंटिफाई करो कि आपके पास बी नॉट क्या है। तो अगर यहाँ पे आप गौर से देखो ना, तो जो आपके पास बी नॉट वाला एंगल है वो 38 है, बिल्कुल इसके साथ जो लिखा होता है वो 38 होगा। और मैंने आपको बताया इसके बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड है वो क्या बनेगी, स्मॉल बी, ठीक है। तो ये स्मॉल बी बन गई। फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास कैपिटल ए का एंगल क्या है। तो कैपिटल ए का एंगल बिल्कुल ए के साथ लिखा हुआ है, जो कि क्या है 114 है। और इसके बिल्कुल जो ऑपोजिट चीज़ आ रही है वो आपके पास क्या बन जाएगा, स्मॉल ए। और स्मॉल ए की उन्होंने वैल्यू आपको दी हुई है, तो वो कह रहे हैं स्मॉल ए की वैल्यू आपके पास क्या है 17, और स्मॉल बी की वैल्यू आपको नहीं पता। स्मॉल बी इज़ बेसिकली इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। और आपको नहीं पता इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे डी का जो एंगल है, यहाँ पे डी का भी एंगल आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसका भी एंगल आपको नहीं पता। और डी के ऑपोजिट जो आपके पास चीज़ आती है वो हो जाएगी स्मॉल डी, तो इसका भी आपको नहीं पता। ये बेसिकली इक्वल्स टू है ए बी के, एंड ये भी आपको नहीं पता, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मार्क ही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि मैंने आपको कहा था कि आपके पास एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी, लेकिन यहाँ पे तो डी आ गया। तो अब देखो ये वाला जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला मैंने आपको 3 डिफरेंट वेरिएबल से करवाया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के मुताबिक हो सकता है एक ही जगह यहाँ पे एक्स लिखा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आपने साइन रूल लगाना ही नहीं है। आपने इस फार्मूला को बिल्कुल आपने रट्टा नहीं मारना, ठीक है। लाइक आपने कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा सोचना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए वाली इक्वेशन बन सकती है, ये वाली बन सकती है, लेकिन ये वाली नहीं बन रही। इसकी जगह क्या बन रहा है, नीचे वाले क्वेश्चन में इसकी जगह सी डी ओवर डी बन रहा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। बस यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे वेरिएबल के नाम चेंज हो गया और तो कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को ना आपने कंफ्यूज नहीं करना। आपने ये नहीं समझना कि अगर आपके पास सी की जगह आपके पास एक्स आ गया, या बी की जगह एन आ गया, या ए की जगह आपके पास यू आ गया वेरिएबल, तो आपने पूरी इक्वेशन को ही नहीं आपने लगाना, और आपने कह रहा है साइन रूल लग ही नहीं सकता। तो ये तो थोड़ी सी चाइल्डिश बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली सोचना है और आपने रट्टा नहीं मारना है इसको। बस आपने ये देखना है कि आपके पास 2 लेंस हो, 2 साइड हो, ठीक है। उस हिसाब से आपने डिसाइड करना है। तो दिस इज़ हाउ विल डू इट। और ये चीज़ मैंने खैर यहाँ पे इसको मैं ना सेपरेटली यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लटरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप कह लो ये आपके पास डी थी, और जो स्मॉल डी है वो आपको नहीं पता, और स्मॉल बी भी आपको नहीं पता, और जो ए है वो आपको पता है 17 है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज़ एप्लीकेबल, कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है। एक तो आपके पास साइन ए है, तो यहाँ पे आई थिंक साइन ए लिख लो, एंड देन ओवर ए लिख लो, एंड देन आपके पास आई थिंक साइन बी की चीज़ें आ रही हैं, साइन बी का एंगल आ रहा है, तो साइन बी को भी यहाँ पे लिख लो। साइन डी का आपके पास कुछ आ ही नहीं रहा, तो उसको ना लिखो। तो ये आपने कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, तो साइन ए की जगह ए का एंगल क्या है 1114, तो यहाँ पे आ गया 1114, एंड देन जो स्मॉल ए है वो आपके पास है 17, तो यहाँ पे आ गया 17, एंड देन इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया साइन बी की जो वैल्यू आपके पास वो होगी 38, तो यहाँ पे हो गया 38, एंड देन स्मॉल बी की जो वैल्यू है वो आपको नहीं पता, तो यहाँ पे बी लिख लो, ठीक है। अब आपके पास बी आराम से आ सकता है। साइन 114 ओवर आप लोग कर लो पहले 17, एंड देन आपके पास होगा साइन 38 ओवर वट एवर यू हैव नाउ। तो ये 11.456 आपके पास आएगा, 11.456 मीटर समथिंग, और इसको आपने राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ कितने में करोगे, ये सारे आपके पास जो चीज़ें हैं 2SF पे लिखी हुई है, तो इसको भी 2SF पे कर दो, 1SF 2SF, तो 11.46 मीटर्स बन जाएगा अकॉर्डिंग टू 2SF, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो किसी को, या कोई मसला हो बताओ। इब्राहिम, अब्दुल्ला, नाया, हुज़ैफ़ा, क्लियर है? ठीक है, हुज़ैफ़ा एंड इब्राहिम आपको भी समझ आ गया? ओके, ठीक है। तो इस तरह करके ना आपने बस ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे करना है। ये आपका साइन रूल था। अच्छा चलो, ये हो गया। इसके बाद 3 नंबर का सवाल था। साइन रूल के बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना, वो आपके पास होता है ख़त्म भी हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। चलो ये तो ख़त्म भी हो गया चैप्टर। चलो खैर देखते हैं। साइन रूल के बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आपके पास होता है कोसाइन रूल होता है, ठीक है। अब कोसाइन रूल में आपके पास अगर इस तरह का एंगल है, ये उसी तरह आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला जो आपके पास है ये आपके पास हो जाएगा ए का एंगल, ये आपके पास सी का एंगल, और ये इसके ऑपोजिट साइड स्मॉल सी, ये बी का एंगल और इसके ऑपोजिट स्मॉल बी, ये ए का एंगल इसके ऑपोजिट स्मॉल है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एज इट इज़ ना वैसी ही आपके पास चीज़ है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एंगल्स लिखने हैं। तो एंगल्स आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे ना फॉर्मूला आता है आपके पास। अगर आपके पास कॉज ए का एंगल आपने कैलकुलेट करना है, तो यू कैन जस्ट राइट कॉज ए, एंड देन
जो एंगल आप यहाँ पे लिखोगे वो एंगल आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने ए लिखा है ना, ए का एंगल यहाँ पे आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बी की साइड का स्क्वायर प्लस सी की साइड का स्क्वायर ऐड करना है, एंड देन उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना आपने विद दी ए की साइड का स्क्वायर। फिर आपने उसको डिवाइड कर लेना 2bc को, जो भी यहाँ पे ऐड हो रहे होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं 2 से। इसी तरह यहाँ पे cos c अगर आ रहा है तो यहाँ पे आपने c ले लिया, तो यहाँ पर क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, a और b का स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, जो चीज़ ऐड हो रही है ऊपर वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी a और b, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, जो जिसका एंगल आप कैलकुलेट कर रहे हो उसकी साइड। यहाँ पे बस आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके पास ना सारी चीज़ें जो वेरिएबल्स हैं ये साइड्स वाले वेरिएबल्स हैं, ये लेंथ वाले वेरिएबल है, और ये वाला जो वेरिएबल है ये एंगल वाला वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे b आ रहा है तो ये आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड देन नीचे डिवीजन भी उनकी हो जाएगी, और माइनस किससे हो जाएगा, उस वाले एंगल की साइड का जिसको आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपके पास। बाकी इसके आपके पास ये एंगल्स वाले ये फार्मूला है, और अगर साइड्स वाले फार्मूलाज आपने निकालने हैं, वैसे याद करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप खाली अगर ये वाला चीज़ आप याद कर लो ना, तो आपके सारे के सारे फार्मूलाज आप खुद ही यहाँ पे ना ट्रांसफॉर्म करके खुद से बना सकते हो। तो मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ही आप लोगों ने पैटर्न एक दिखाने के लिए ये किया हुआ है, ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए कि पैटर्न आप लोगों ने किस तरह यूज़ करना है। तो साइड्स में भी बस यही है, a स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे फिर ऐड क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और डिवाइड आपके पास क्या हो जाएगा, -2bc एंड देन cos है। तो खैर मैं कहूँगा ये जो साइड्स है ना ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको लाइक आई थिंक समझाना भी टाइम वेस्ट है। आप क्या कर लो, ये एंगल्स वाली जो चीज़ है ये एक दफ़ा समझ लो, और इनको बस ट्रांसफॉर्म कर देना, आपके पास साइड्स खुद ही आ जाएगी। अब लेट्स सपोज आपके पास ये वाली एक स्टेटमेंट है, ठीक है। आप इसमें से क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आप ए स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो आप बस ए स्क्वायर को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दो, दैट्स इट। तो वो कैसे होगा, आपके पास यहाँ पे आएगा cos a को इससे मल्टीप्लाई करवा दो इंटू 2bc, एंड देन यहाँ पे आपके पास आ रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे ए स्क्वायर को यहाँ पे ले आते हो, तो ए स्क्वायर यहाँ पे आ गया, एंड देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे रह गया, और इसको वापस यहाँ पे भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस cos a इंटू 2bc, तो यही हो गया। तो देखो आपके पास अभी स्टेटमेंट वैसी बन जाएगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, बस उन्होंने यहाँ पे मैंने cos a पहले लिख दिया, उन्होंने बाद में लिखा, तो वो कोई मसला नहीं है, एक ही बात है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, ठीक है। वो देखो सेम बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आइए सबको कि एंगल्स अगर आपको समझ आ जाए तो आपने साइड्स वाले फॉर्मूलाज किस तरह बनाने हैं, बस सब्जेक्ट आप बना दो, जो चीज़ आपको चाहिए उसको सब्जेक्ट बना दो, बेसिक मैथ्स है, ठीक है। तो लाइक इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आई थिंक एक्स्ट्रा मेहनत ही है, और मतलब आप लोगों को भी ना टाइम वेस्ट ही होगा थोड़ा सा, लाइक यू कैन ईजिली डू दिस, आई फील लाइक। तो ये वाले पैटर्न्स मुझे बताओ कि एंगल्स वाले जो पैटर्न्स हैं ये बस अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ये समझ आ गया आप लोगों को, अगर ये समझ आ गया तो आप खुद ही ये वाले फॉर्मूलाज बना लोगे। अब्दुल्ला इब्राहिम और हुज़ैफा बताओ, समझ आती है? जी सर। ठीक है, चलो सही, ओके। अच्छा चलो ये चीज़ होगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक फुल फ्लैश्ड एक क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, कैलकुलेट क्यू पी आर। तो क्यू पी आर आपने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आई थिंक कोसाइन रूल यूज़ हो सकता है, क्योंकि आपने क्यू पी आर कैलकुलेट करना है ना, तो आप यहाँ पे पता ही करोगे, आप यहाँ पे कोसाइन वाला रूल फॉलो करो, आप यहाँ पे लिखो कॉस पी। अब आपने कॉस पी कैलकुलेट करना है, बेसिकली जो क्यू पी आर है। तो अगर कॉस पी आपने कैलकुलेट करना है तो आप कौन सी साइड्स को आप ऐड करोगे, ये आपके पास आर बन रहा है, और ये वाली साइड आपके पास हो जाएगी आर, और ये आपके पास बन रहा है क्यू पी आर, तो ये आपके पास पी वाली साइड है तो ये हो जाएगा पी, एंड देन ये वाली आपके पास क्यू है, तो ये वाली जो साइड है वो आपके पास हो जाएगी क्यू। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्यू स्क्वायर ऐड करना है, एंड देन आपने यहाँ पे ऐड करना है आर स्क्वायर, बिकॉज ये इससे ऑपोजिट है, एंड देन डिवाइड बाई भी आपने क्या करना है क्यू एंड देन आर, ठीक है। ये स्मॉल चीज़ें होंगी, और यहाँ पे माइनस आपने इसी के साइड से कर देना, तो ये इसमें फॉर्मूला बनेगा। और आर की वैल्यू आपके पास 64 है, पी की वैल्यू आपके पास है, पी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, तो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्यू की जो वैल्यू है वो आपके पास 53 है, एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अननोन है, क्यू के अंदर आपने ऐड कर देना यहाँ पे 53, आर के अंदर आपने ऐड कर देना 64, पी के अंदर आपने ऐड कर देना 91, और नीचे भी क्यू आर के अंदर आपने वही चीज़ ऐड करनी 53 और 64 इंटू 2, और ये जो पी है ये बेसिकली आपके पास क्यू पी आर वाला एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल है, ये आपके पास साइड है और ये आपके पास एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल है
और ये आपके पास खाली जो सिंगल आर है वो आपके पास साइड है। तो इस तरह करके आपने करना है। तो ये चीज़ समझ आती है सबको, क्यू पी आर वाली? अनाया मैं बताता हूँ वो जो आपका क्वेश्चन है, ये चीज़ मुझे बताओ, इफ़ दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन, ये चीज़ कर लोगे सारे? ठीक है, तो इस तरह फार्मूला में बस आपने ना प्लग इन करना है। अच्छा, इसके बाद वो क्या कहते हैं, इसके बाद वो कहते हैं कि आपने ना कैलकुलेट करना है आर पी एस। तो यू हैव टू कैलकुलेट आर पी एस। अच्छा, तो अगर ये कैलकुलेट करना है तो आई थिंक यहाँ पे साइन रूल यूज़ हो सकता है प्रॉबली, बल्कि नहीं, नहीं, आई डोंट थिंक सो, साइन रूल नहीं होगा यहाँ पे यूज़। ये एक्स है, ये भी नहीं पता हमें। आपके पास ये वाली साइड है। अच्छा, यहाँ पे बल्कि हाँ नहीं होगा, यहाँ पे ना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक पहले आपको ना ये वाला एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप पहले पता है क्या करो, आप पहले यहाँ पे x को कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x को कैलकुलेट कर लिया, साइन 68 आ रहा है एंड देन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड 74 है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे एक मिनट, और आपके पास यहाँ पे x आ रहा है और x के कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपके पास क्या आ रही है 53। तो यहाँ पे आपने लिखा है साइन x ओवर 53 इक्वल्स टू साइन x ओवर 73, साइन 68 ओवर 73, साइन 68 एंड देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड 74। तो ये साइन वाला रूल आपने लगाया, तो आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। x की वैल्यू आपके पास आ गई, तो आपने क्या किया, 68 प्लस एक्स माइनस 180 आपके पास आ जाएगी RPS की वैल्यू। तो यहाँ पे आपने साइन रूल लगा के कर दिया। तो ये चीज़ आती है सबको समझ कि ये कैसे किया मैंने? कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है? No, sir, all clear. अच्छा, ये चीज़ होगी। इसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट करो द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर एस। पी आर एस मतलब ये वाला जो आपके पास ट्राइंगल आ रहा है ना ऊपर वाला, इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके पास ना एक फार्मूला यूज़ होता है, आपके पास फार्मूला यूज़ होता है 1/2 इंटू साइन थीटा एंड देन जौन सा आपने थीटा लिया है उस थीटा के जो इर्द गिर्द नेबर्स में जो साइड है उनको मल्टीप्लाई कर लो। जो इस थीटा के नेबरिंग साइड्स हैं ना उनको मल्टीप्लाई कर दो, जो इस थीटा के लेफ्ट और राइट पे साइड्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर आपके पास RPS की वैल्यू आ गई है। RPS की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 70, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 70 ये वाली वैल्यू आ गई और इसके एक नेबर ये है और एक नेबर इसका 53 है। तो आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करो 1/2 साइन 70 इंटू एक नेबर लेफ्ट पे 74 एंड देन राइट पे 53। तो ये करो, आपके पास इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपके पास ना फार्मूला होता है। तो ये चीज़ समझ आ गई सबको? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो। तो ये फॉर्मूला कितना? तो ये यहाँ पे किया ना है, कोई सवाल है? यस, हाँ ये फॉर्मूला कौन सा होगा? अच्छा, ये वाला फार्मूला के बारे में पूछिए, जो एरिया वाला फार्मूला ट्राइंगल का। यस, अच्छा, ये वाला जो फार्मूला है ना, ये आपके पास तब एप्लीकेबल होता है जब आपके पास ना आप कह लो कि आपके पास एक प्रॉपर राइट एंगल ट्राइंगल ना हो। जब आपके पास इस तरह करके एक राइट एंगल ट्राइंगल अवेलेबल होता है ना, लेट्स सपोज यहाँ पे 90 आ रहा है और ये वाली साइड है 2, ये वाली साइड है 5, तो ये इसका बेस हो गया, ये इसकी परपेंडिकुलर, ये इसका बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो इसके लिए आप फार्मूला लगाओगे 1/2 इंटू 5 बेस एंड देन इंटू हाइट परपेंडिकुलर। तो इसके लिए फार्मूला आप ये लगाओगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई ट्राइंगल आ रहा है ना जिसके अंदर आपके पास कोई मतलब प्रॉपर साइड है ही नहीं, आपके पास राइट एंगल नहीं है, बस आपके पास ये 20 डिग्रीज यहाँ पे गिवन है और फिर आपके पास 10 डिग्रीज यहाँ पर है या 40 डिग्री कह लो एंड देन यहाँ पे कुछ एंगल है और ये वाली जो वैल्यू ये आपके पास आ रही है 10 आ रही है और ये वाली आपके पास आ रही है 20 आ रही है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास राइट एंगल ना हो तो आप 1/2 लो एज इट इज़, जो इस ये वाला फॉर्मूला है। फिर आपने क्या करना है, आपने लेना है साइन। अब आपने साइन थीटा लेना है एक ऐसे थीटा के साथ जिसके नेबर में आपके पास एंगल्स अवेलेबल हो। तो अगर आप ये देखो, ये वाला अगर एंगल देखो तो इसके नेबर में ये अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर इसके नेबर में कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एंगल आप नहीं ले सकते, तो यू कैन नॉट चूज दिस, आप नीचे वाला चूज़ करोगे। तो यहाँ पे अगर नीचे वाला आप देखो तो ये वाला एंगल अगर आप चूज़ करो, इसके नेबर में एक ये है और इसके नेबर में एक ये है। तो यहाँ पे आप अगर साइन 40 लिखते हो एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 20 एंड देन 10, जो भी इसके नेबर्स में आया। तो दिस इज यूज्ड व्हेन नो राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ये, नॉट राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब समझ आती है बात? यस, तो ये चीज़ हम ना नॉर्मली यहाँ पे यूज़ करते हैं। और बाकी वो जो आपका सवाल था ना कि कोसाइन रूल कब यूज़ होता है, साइन रूल कब यूज़ होता है, तो ये जो साइन रूल और कोसाइन रूल वाली चीज़ है ना, ये आपके पास नॉर्मली आपने ना दोनों चीज़ों से देखना होता है। लाइक इनका मैं कोई
एज सच आपको बता नहीं सकता कि कब कौन सी चीज़ यूज़ होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आई फील लाइक। लेकिन आपने नॉर्मली बस इस चीज़ पे फोकस करना होता है कि जिस फार्मूला के साथ आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं आप वो वाला फार्मूला यूज़ कर लो। हो सकता है आपके पास कभी कभार साइन रूल भी लग रहा हो, कोसाइन रूल भी लग रहा हो, देन आपकी अपनी चॉइस है कि आपने क्या करना है। लेकिन अक्सर आपके पास ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आपके पास साइन रूल लग रहा होता है लेकिन कोसाइन नहीं लग रहा होता, तो वो फिर आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आपके पास अवेलेबल डेटा क्या है। तो इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करने का यही ट्रिक है कि पहले सारा डेटा अपना लिख लो, जिस तरह यहाँ पे मैं आप लोग को लिखवा रहा था, मैंने यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें इस तरह मैंने नोट डाउन करके लिख ली। फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास कौन सा रूल यूज़ होगा, साइन रूल और कोसाइन रूल। तो मतलब कभी कभार दोनों यूज़ हो जाते, तो ऐसा मैं इतना बता नहीं सकता कि कब यूज़ करना है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि साइन रूल आपका तब यूज़ होता है जब आपके पास एटलीस्ट, मैंने बताया था जिस तरह ये मैं वीडियो में रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होगा तो इसको बेशक लिख लेना कॉपीज में बाद में। लेकिन साइन रूल नॉर्मली तब यूज़ होता है व्हेन यू हैव टू एंगल्स और वन साइड, या आपके पास टू साइड्स हों और आपके पास वन एंगल हो, तब साइन रूल यूज़ होता है। और अगर आपने यहाँ पे कोसाइन रूल यूज़ करना है तो कोसाइन रूल नॉर्मली तब यूज़ होता है जब आपके पास, कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ये नॉर्मली तब यूज़ होता है जब आपके पास या तो आपके पास सारी की सारी साइड्स हों, तीनों की तीनों साइड्स आपके पास अवेलेबल हो, या तो आपके पास एक एंगल अवेलेबल हो और दो साइड्स अवेलेबल हो, ठीक है, तो तब ये यूज़ होता है। तो अब आपने यहाँ पे नोटिस कर लिया होगा कि मैंने साइन रूल में भी बताया कि अगर आपके पास दो साइड्स हो और एक एंगल हो तब साइन रूल भी लग जाता है, और अगर दो साइड्स हो एक एंगल हो तब आपके पास कोसाइन रूल भी लग जाता है। तो अक्सर ये ना सिमिलर कंडीशन में दोनों एप्लीकेबल हो जाते होते हैं। लेकिन जो आई थिंक इनमें डिफरेंस ये आता है कि जो कोसाइन होता है वो तब भी चल जाता है जब आपके पास खाली तीन साइड्स हों, तो कोसाइन रूल चल जाता है। लेकिन अगर आपके पास तीन साइड्स हों तो आपके पास साइन रूल कभी भी नहीं चलता, ठीक है। तो ये बस इनके अंदर डिफरेंस आता है कि व्हेन यू हैव थ्री साइड देन कोसाइन रूल कैन वर्क, व्हेन यू हैव थ्री साइड साइन रूल नेवर वर्क्स, ठीक है। तो ये मसला होता है कि गिवन के इसके अंदर तीन साइड्स हो और कोई एक भी एंगल ना हो तो फिर साइन रूल नहीं चलता, लेकिन कोसाइन रूल तब भी चल जाता है। और अगर आपके पास दो साइड्स हो एक एंगल हो तो साइन रूल चल जाता है, और दो साइड्स हो एक एंगल हो तो कोसाइन भी चल जाता है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको ना खुद डेटा के हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि कौन सी जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर सकते हो, और ये जितनी प्रैक्टिस करोगे ना खुद ही हो जाएगा। लाइक इसमें फिर आपको ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन में क्या चीज़ लगती है, यू वुड जस्ट नो। तो वो बस प्रैक्टिस जितनी होगी ना उस तरह आपकी अच्छा होता रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं फिर भेज देता हूँ ये, इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी आज रात तक अपलोड कर दूँगा तो वो भी देख लेना। और जितने भी अब इसके अंदर एक काम ये करना कि जितने भी इस नोट्स के अंदर क्वेश्चन है ना सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा से कर लेना। लाइक जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन हैं जो मैंने इवन सॉल्व भी करवाए ना वो भी सारे दोबारा कर लेना। बाय हैंड प्रैक्टिस करोगे, दोबारा से करोगे तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। हो सकता है क्लास में कोई चीज़ समझ आ जाए लेकिन खुद करो तो ना आए, तो ये भी देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है।